नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गायत्री एजुकेशन क्लासेस में। लास्ट क्लास में हमने लिमिट चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था, है ना। हम क्लास 11th की सीरीज चला रहे हैं, आप सभी को पता है। चलिए उसी में आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि लिमिट क्या होती है ना। तो हमें पता है लिमिट फंक्शन की वैल्यू होती है वेरी वेरी क्लोज टू सम पॉइंट। ठीक, आपको याद होगा कि यदि कोई फंक्शन x इज इक्वल्स टू ए पे इनडिटर्मिनेट वैल्यू देता है ना, x इज इक्वल्स टू ए है ये, x इज इक्वल्स टू ए पे इनडिटर्मिनेट फॉर्म देता है, तो हम क्या करते थे, हम लिमिट निकालते थे उस फंक्शन की। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो वैल्यू अवेलेबल नहीं होती थी। यानी कि हम जरा लेफ्ट में बात करते थे और जरा सा राइट पे बात करते थे। जरा सा लेफ्ट पे बात करने के लिए हम a में से थोड़ा सा पीछे जाते थे, ठीक, और यहाँ पे हम a में से थोड़ा सा आगे जाते थे, आपको याद होगा। ठीक, इन दोनों की यदि वैल्यूज सेम आएगी तो जाहिर सी बात है जब x ऑफ a होता तो वो आपको क्या देता, f ऑफ a देता। लेकिन क्योंकि वो f ऑफ a तो दे नहीं सकता, यहाँ पे जो आपका f ऑफ a है एक्चुअल में वो तो इनडिटर्मिनेट हो रहा है कि नहीं। तो हमने क्या किया कि हमने थोड़ा सा लेफ्ट और राइट पे बात करी और हमने इस चीज को कहा लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेंगे हम इस चीज को, और राइट हैंड लिमिट बोलेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते ही हमने कहा कि लिमिट x टेंड्स टू a में से थोड़ा सा पीछे हटेंगे। इसको इस तरीके से लिखा जाता है। सर इसको लिखने से क्या होगा, यदि ये बात आपको चिंता दे रही है कि सर इसकी भी कोई मीनिंग होती है क्या, हाँ, तो इसकी भी मीनिंग होती है। इसकी मीनिंग ये होती है कि जैसे आप इस स्टेप को लिखेंगे, जैसे आप इस स्टेप को लिखेंगे तो आप ये कह रहे हैं सामने वाले की अब आप x की जगह a माइनस एच रखने वाले हैं। आप सीधे सीधे ये बोल रहे हैं सामने वाले को। ये सामने वाला यदि पढ़ा लिखा, उसने लिमिट चैप्टर पढ़ा है, तो इसका मतलब वो यही समझेगा कि नेक्स्ट स्टेप में आप x की जगह क्या लेने वाले हैं, a माइनस एच लेने वाले हैं। और उसी तरीके से आप यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू a प्लस यदि लिखते हैं तो सामने वाला यदि पढ़ा लिखा है तो खुद ही समझ जाएगा इस बात से कि अब आप x की जगह a प्लस एच लेने वाले हैं। ठीक, अच्छा, जैसे ही h एंट्री लेगा कहानी में तो अब लिमिट किसकी शुरू हो जाएगी, h की शुरू होगी, क्योंकि उसने अभी अभी एंट्री मारी है। तो कहां से शुरू होगा, वो जीरो से शुरू होगा। ठीक, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, वो जीरो की तरफ जाएगा। बाकी आपका जो फंक्शन होगा उस फंक्शन के अंदर यहाँ पे x था, लेकिन अब x की जगह किसने ले ली, a माइनस एच, तो ये आ जाएगा a माइनस एच। और इसी तरीके से इसके लिए आ जाएगा लिमिट, कहानी में h की एंट्री होती है h टेंड्स टू जीरो होगा और यहाँ पे आएगा f ऑफ a प्लस एच। आपको ये बात याद होगी, ठीक, लिमिट चैप्टर के लिए। अच्छा, यदि ये बात आपको याद है तो इसी तरीके से आपको ये बात पता होगी कि जिस समय आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाएंगी, है ना, ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, तो आप क्या बोलोगे कि आपकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, आपकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और इन दोनों से आई हुई वैल्यूज को, इन दोनों से आई हुई वैल्यूज को हम क्या मान लेंगे, एक नया नाम देंगे उसे, और उससे हम बोलेंगे कि आज से भाई तू हमारा एफ ऑफ ए, क्योंकि ओरिजिनल एफ ऑफ ए तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इन दोनों के द्वारा आई हुई वैल्यू जो कि दोनों सेम होंगी उसको हम एफ ऑफ ए बोलते थे। और एफ ऑफ ए को हमने क्या कहा था कि ये क्या है भाई साहब, लिमिटिंग वैल्यू है। ये कैसी चीज है, लिमिटिंग वैल्यू है। ये बात आप सबको मेरे ख्याल से याद होगी। ये बातें हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। अच्छा, ये दोनों इक्वल ही नहीं, साथ में फाइनाइट भी होने चाहिए, साथ में फाइनाइट भी होने चाहिए, नहीं कि इनफाइनाइट वाली वैल्यूज आ रही है। फाइनाइट नंबर होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होने चाहिए। उसी से, इसी कहानी से आपको नोटेशंस का क्या आइडिया होगा, आपको नोटेशंस आइडिया आ गया होगा। सर क्या, कि जब भी किसी ने आपको बोला एफ ऑफ ए माइनस, है ना, या फिर इसको बोला एफ ऑफ ए प्लस, तो वो दोनों ही केसेस में यहाँ पे आपसे लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा है, यहाँ पे आपसे राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा है। यदि ऐसा ना लिख के उसने ऐसा लिख दिया लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ x, और यहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ x, तो भी वो आपसे क्या बात कर रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा है। इतनी बात आप सबको समझ में आएगी। वो चाहे तो इसी चीज को लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ a माइनस एच लिख सकता है। सॉरी, यहाँ पे इसको h टेंड्स टू जीरो कर दें, है ना, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, और इसको क्या कर सकता है, वो भी लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ a प्लस एच। इतने सारे नोटेशन से वो आपको परेशान कर सकता है ना। या फिर लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट सीधे बोलेगा, या तो एफ ऑफ a माइनस एफ ऑफ a प्लस बोलेगा, या तो इस तरीके से बोलेगा, या तो इस तरीके से बोलेगा। ठीक, तो ये कोई भी तरीका वो ले सकता है। वो चाहे तो
चुपचाप सिर्फ इतना भी बोल सकता है, एफ ऑफ ए माइनस एच और एफ ऑफ ए प्लस एच। इन सब की मीनिंग आपको याद होनी चाहिए कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट के नोटेशंस को लिखने का तरीका है ना। तो नोटेशंस से ही बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो कंफ्यूजन मैंने आपका दूर कर दिया है कि इतने वे में वो आपसे पूछ सकता है, या तो सीधे बोलेगा लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो, ठीक, या फिर बोलेगा एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए प्लस निकालो, ठीक। अच्छा, ये बात तो आपको समझ में हो गई होगी क्या कि भैया यहाँ पे जो ए है ना और जो एच है, एच आपका कैसा है, इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव नंबर। सर पॉजिटिव ही क्यों ले रहे हो, नेगेटिव क्यों नहीं ले रहे हो, उसका भी रीजन। इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव नंबर लेने का मतलब क्या है, आपको ये पता है एक्स की जगह आप क्या लेते हो, ए माइनस एच लेते हो, और एक बार एक्स की जगह ए प्लस एच लेते हो। और हमने क्या किया है कि एच हमारा कैसा इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। सर नेगेटिव क्यों नहीं, मान लीजिए यदि कोई नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है तो माइनस का 0.000000000 कोई नंबर है मान लो, ठीक, ये कोई नंबर है। अब आपने जैसे ही बोला कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हो, आप क्या निकाल रहे हो, लेफ्ट हैंड लिमिट में। लेफ्ट हैंड लिमिट में आप क्या बोलोगे कि साहब x की जगह मान लीजिए कुछ देर के लिए ये h है और आपने नेगेटिव, इनफाइनाइटली नेगेटिव नंबर है, ये कैसा है, इनफाइनाइटली नेगेटिव नंबर है। तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इनफाइनाइटली नेगेटिव नंबर है यदि, तो जैसे ही मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो x की जगह मैं क्या लिखूंगा, a माइनस एच रखते हैं, क्यों, हमें a में से थोड़ा सा हटाना पड़ता है तभी तो हम a के लेफ्ट में जाएंगे। और ऐसा करते ही a माइनस यहां पे क्या रखेंगे, माइनस ऑफ 0.00000 डॉट डॉट डॉट, है ना। ये दोनों जिस दिन इसमें आपस में मिलेंगे तो क्या ये a प्लस 0.0000 समथिंग नहीं हो जाएगा। और क्या अब ये a से बड़ा नंबर आ जाएगा कि a से छोटा नंबर, जबकि लेफ्ट हैंड लिमिट में जो a होता है a से छोटा होना चाहिए, यहां पे a से छोटे की बात हो रही है, a से छोटा, लेफ्ट हैंड जाते सही। भाई जाहिर सी बात है, आप नंबर लाइन में देखो ना, लेफ्ट वाई नंबर छोटा होगा, राइट वाई नंबर बड़ा होगा, ठीक। और यहां पे जो हम बात कर रहे हैं वो a से बड़े नंबर की बात कर रहे हैं, a से बड़ा, ठीक। लेकिन यहां पे यदि आपने इनफाइनाइटली नेगेटिव नंबर ले लिया, स्मॉल नेगेटिव नंबर ले लिया, तो आपका ये जो लेफ्ट और राइट वाला खेल है ये बिगड़ जाएगा। आप देख ही पा रहे होंगे कि ये कितना गंदे तरीके से बिगड़ा। यहाँ पे क्या हो गया भैया, वो तो उल्टा कैसा हो गया, बड़ा हो गया, है ना, a से बड़ा नंबर आ गया यहाँ पे, तो a से बड़ा। और खुद ही सोचिए कौन सी लिमिट ले रहे हो आप, लेफ्ट हैंड लिमिट में, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में a से बड़ा नंबर चाहिए कि a से छोटा नंबर चाहिए, तो जाहिर सी बात है a से छोटा चाहिए, इसलिए इनफाइनाइटली नेगेटिव नंबर को हटाया गया और सिर्फ क्या रखा गया, इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव नंबर। इतनी बात आपको समझ में आ गई थी, याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये सारी बातें हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। मैं आपको अलग तरीके से बताना की चाह रहा हूं कि यार लिमिट में घुस रहे तो लिमिट में आपको ये सारे नोटेशंस दिक्कत ना दे, ठीक। इतनी बात आपको होप्स तो समझ में आई होगी। दूसरी बात क्या कि यदि मैं ग्राफ के थ्रू बात करूं, यदि मैं ग्राफ के थ्रू बात करूं, ठीक, यदि इसके थ्रू बात कर रहा हूं, ठीक, और कोई फंक्शन है इस तरीके का, ठीक है ना। अब खुद ही समझना, यहां पे है वो कि वो फंक्शन डिफाइंड नहीं है, मैंने बबल बनाया है, दिख रहा है आपको, ये बबल आपको क्या बताता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। और ये पॉइंट हमने कुछ देर के लिए मान लिया क्या है, a, हमने x बराबर क्या ले लिया भाई साहब, a, यहाँ पे पॉइंट a है, ठीक। अच्छा, यदि ये a है पर a पे तो कैसा है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, a पे कैसा फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो लिमिट की एक और डेफिनेशन होती है, मैं वो भी आपको यहीं पे बता देता हूं कि वो कौन सी डेफिनेशन होती है। ये बताइए x है तो यहाँ पे यानी कि फंक्शन की वैल्यू आनी चाहिए थी, पर वो आ नहीं रही है, वो जाहिर सी बात है वो इनडिटर्मिनेट हो रही है, हाँ भाई साहब, ठीक, लेकिन वो आ नहीं रही। तो हम क्या करते हैं, हम जरा सा लेफ्ट में बात करते हैं और जरा सा राइट पे बात करते हैं। यहाँ पे हम a में से थोड़ा सा कम और a में से थोड़ा ज्यादा वाली बात करते हैं, है ना। अच्छा याद रखना, और ये यहाँ कहीं फंक्शन को टच कर रहा होगा। अब वो दिखने में तो आपको लगता है सर आपने बहुत दूर दूर लिया है, लेकिन मेरा यकीन करिए ये दोनों बिल्कुल इस बबल के पास में है, इस बबल के एकदम पास में है, इतने पास में है कि आपको दिखाई भी ना दे, इतने पास में है, याद रखना। लेकिन आपको समझाने के लिए गैप में थोड़ा ज्यादा दिखा रहा हूं ताकि आप समझें, ठीक। अच्छा मान लीजिए कुछ देर के लिए जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस डेल्टा है, एक नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है, डेल्टा एक पॉजिटिव नंबर है ना, इसको डेल्टा पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, डेल्टा, ठीक। ये एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, बट पॉजिटिव नंबर है यानी कि ग्रेटर देन 0 है किसी भी हालत में, 0.000 वाला नंबर है पर है पॉजिटिव नंबर, ठीक। तो क्यों, और क्यों सर क्यों पॉजिटिव है, अरे यार डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है यार,
बोलो मत, कहीं की भी डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ये पॉजिटिव डिस्टेंस है। इधर से इधर वाली चीज भी ये डेल्टा है, ठीक। अच्छा, ये जब जाती है एफ ऑफ एक्स तो यहाँ पे क्या देती है आपको, एफ ऑफ ए देती, लेकिन जो यहाँ पे एफ ऑफ ए है वो असल में कैसा है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। यहाँ पे मैंने आईडी लिख दी है, ये मेरी आईडी नहीं है। यानी कि जब मैं ए प्लस एच पे बात करूंगा तो थोड़ा ऊपर बात करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, एफ ऑफ ए प्लस एच मिलेगा, और यहां पे जब मैं बात करूंगा तो ये मुझे क्या देगा, एफ ऑफ ए माइनस एच देगा। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई होगी, ये ए माइनस एच देगा, ये एफ ऑफ ए देता है, लेकिन ये वाला दे नहीं पा रहा है, इस बात का भी ध्यान रखना है, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म पे लटका हुआ है। यदि इतने आपको समझ में आ गई, कुछ देर के लिए मान लीजिए कि यहां से लेके यहां तक की दूरी है एप्सिलॉन, ठीक, और यहां से लेके यहां तक भी दूरी कितनी है, एप्सिलॉन है, बराबर दूरी है ना, ये छोटी बड़ी लाइन बन गई है वो इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक। और एप्सिलॉन क्योंकि डिस्टेंस है तो एप्सिलॉन भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, बात को समझना। अब यहां पे देखो, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है वो असल में आप देख लो किसकी ओर धीरे धीरे जा रहा है, ए की तरफ जाता हुआ दिखता है ना। आपको मैंने कितनी बार बताया कि यदि मान लो कल को आपने यहां पे इस को पॉइंट को मान लीजिए 0.01, ठीक, आपने इसके डिस्टेंस को 0.01 मान लिया, तो कोई अगला बच्चा कहेगा सर उससे भी छोटा कर दो, इतनी बात समझ में आ रही है। कल को कोई उससे कहेगा कि 0.0001 कर दो, कोई उससे बोलेगा कि सर लगाते जाओ जब तक है ना 23 0 ना 23 0, उसके बाद 1। समझ पा रहे हो आप, यानी कि ये तो धीरे धीरे किसी भी हालत में ए की ओर बढ़ते रहेंगे दोनों की तरफ से, है ना। और ये जो बढ़ रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, ये एक्स ही है यार, एक्स एक्सिस में सारे पॉइंट एक्स कहलाते हैं, ठीक। और हमने यहाँ पे एक्स बराबर ए माइनस एच है, ये एक्स बराबर ए माइनस एच और ये एक्स बराबर ए प्लस एच, यानी कि एक्स दोनों तरफ से ए की तरफ बढ़ रहा है, ठीक। अच्छा, यदि ए की तरफ जा रहा है तो ये बताइए एक्स और ए के बीच की जो दूरी है वो धीरे धीरे कैसी होती जा रही है, कम होती जा रही है। अरे धीरे धीरे दूरी कैसी होती जा रही, कम होती जा रही है। एक समय ऐसा आएगा ये पॉइंट यहां पे मिल जाएगा। याद रखना, ए नहीं मूव कर रहा है, नॉट मूवेबल, ए मूव नहीं कर रहा है। ये वाली भी बात मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दी थी, ए इज नॉट मूविंग, ए मूव नहीं कर रहा है, ये कंटिन्यू ए की तरफ जा रहा है, ए की तरफ जाता जा रहा है, ठीक। मैंने बताया इनफाइनाइटली नंबर आते हैं बीच में, जिस समय आपको लगेगा कि वो एक दूसरे के सामने खड़े हैं, उसके बावजूद उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं, ठीक। अच्छा, यानी कि x और a, यदि ये पॉइंट x है, ये पॉइंट x है और ये पॉइंट a है जो कि फिक्स पॉइंट है, तो जाहिर सी बात है x a की तरफ जा रहा है, ठीक। और x a की तरफ जाता जा रहा है, यानी कि इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो किससे छोटा होता जा रहा है, डेल्टा से छोटा होता जा रहा है। डेल्टा एक बड़ी डिस्टेंस है, ठीक। लेकिन जैसे जैसे ये दोनों करीब आते जाएंगे, उसके बावजूद खुद ही सोचना, जब ये दोनों यहां पे मान लीजिए x था और यहां पे a था, ठीक, ये यहां से लेके यहां तक की दूरी हमने क्या बोली, डेल्टा। अब आप बोलोगे सर दूरी है क्या, दूरी ये समझाना चाह रहा हूं, डेल्टा हर वो दूरी है जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कर पाए, ठीक, क्योंकि ये दोनों कभी एक दूसरे को टच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस दिन टच करेंगे उस दिन तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगा, ठीक। यानी कि ये दोनों कभी टच नहीं कर पाएंगे तो इनफाइनाइट तक चलते चले जाएंगे, ठीक। एक ये x की तरफ x इसकी तरफ हमेशा बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे x बढ़ेगा, खुद ही सोचना ये लाइन और पतली होती जाएगी, है ना, ये पास आते जाएंगे दोनों, ठीक। लेकिन अभी भी बीच में कौन राज कर रहा है, डेल्टा राज कर रहा है। उसी तरीके से ये और पतली होती जाएगी, लेकिन अभी भी यहाँ पे कौन है, डेल्टा, और यहाँ पे कौन है, x और a, और x कंटिन्यू किसकी तरफ जा रहा है, a की तरफ। ये बढ़ते बढ़ते ये x खिसकते ये वाली लाइन तो फिक्स है, a वाली लाइन फिक्स है, इस बात को आप समझिए, ठीक। a वाली लाइन फिक्स है, कौन सी लाइन हिल रही है, x वाली लाइन a की तरफ जा रही है, लेकिन हर बार जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो डेल्टा है, यानी कि एक ऐसा नंबर जरूर रहेगा जो इन दोनों को कभी टच करने नहीं देगा, ठीक। और वही नंबर क्या कहलाता है, हमारा डेल्टा कहलाता है। बहुत ही छोटा है पर पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि सर आप जब x और a के बीच का डिफरेंस लोगे, यानी कि जब आप x माइनस a करोगे, वो हमेशा किससे छोटे आएंगे, इन दोनों का डिफरेंस हमेशा डेल्टा से छोटा ही आएगा। और ये जितना ज्यादा छोटा होता जाएगा उतना ही ज्यादा ये करीब आते जाएंगे, और ये जितना करीब आते जाएंगे उतना ही ज्यादा ये छोटा होता जाएगा। ये दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, रिलेशन बना के रखते हैं, और आपने रिलेशन चैप्टर पढ़ा, ठीक। सर क्या ये कभी इक्वल हो पाएगा, इक्वल कभी नहीं हो पाएगा, याद रखना, इक्वल कभी नहीं हो पाएगा। क्योंकि मान लो, खुद ही सोचना, जिस दिन ये इक्वल हो गया, यानी कि आप बोल रहे हो कि x माइनस ए किसके बराबर हो गया,
डेल्टा के बराबर हो गया। ठीक, और यदि ये दोनों डेल्टा के बराबर हो गए, कहने का मतलब ये कि डेल्टा खुद क्या हो गया, 0 हो गया। अरे यार x माइनस ए का डिस्टेंस यदि इनके बराबर हो रहा है तो खुद ही सोचो ये दोनों एक लाइन में बदल चुके हैं, एक लाइन में बदल चुके हैं, यानी कि अब डेल्टा क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। 0 होते ही x किसके बराबर हो जाएगा, a के बराबर, और a के बराबर होते ही कौन सा फॉर्म आ जाएगा, फिर से इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगा, जो कि बात को गड़बड़ कर देगा। तो यही बात आपको समझना था। अच्छा, लेकिन इससे क्या हुआ, जब आपने देखा कि x माइनस ए की जो डिस्टेंस है वो लेस देन डेल्टा हमेशा रहेगी, तो ये दोनों भी तो पास आएंगे। जैसे जैसे ये पास आएगा, देखो ये वाली लाइन है, फिर यहां पे काटेगी, है ना, ये यदि पास आ जाएगा, ऐसे ये लाइन यहां पे आएगी, यहां काटेगी, फिर और पास आएगी तो यहां पे काटेगी, ये और पास जाएगी तो यहां पे काटेगी। ऐसे करते करते ये लोग 0 के इस पॉइंट के करीब आ जाएंगे। तो उसी तरीके से ये लाइन भी तो ऐसे ऊपर जाती जाएगी, ऊपर जाती जाएगी, ऊपर जाती जाएगी, समझ रहे हो। ये जो ऊपर वाली लाइन है ये इसके तरफ बढ़ती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, और इनके बीच की भी दूरी कितनी है, वही एप्सिलॉन, है ना। इसको क्या पढ़ा जाता है, एप्सिलॉन पढ़ा जाता है। ये ग्रीक लेटर है ना, आपने पढ़े होंगे फिजिक्स में। एप्सिलॉन क्या है, ये ग्रीक लेटर है ना, ग्रीक लेटर। उस ग्रीक लेटर को हम यहाँ पे एज अ डिस्टेंस यूज करते हैं। ये डेल्टा भी एक ग्रीक लेटर है। ठीक, अच्छा, तो यहाँ पे दूरी किसके बीच की दूरी है, आपको पता है एफ ऑफ एक्स किससे डिफरेंस ले रहा है, ये दोनों एफ ऑफ ए माइनस एच और एफ ऑफ ए प्लस एच, ये दोनों किसको दर्शाते हैं, एफ ऑफ ए माइनस एच और एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए को दर्शाते हैं। यानी कि धीरे धीरे एफ ऑफ ए दोनों की तरफ से इसके करीब आ रहा है। बात समझ रहे हैं, फंक्शन अपनी फंक्शनल वैल्यू के करीब आ रहा है। असल में है ये कौन सी वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू, और ये कौन सी वैल्यू है, फंक्शनल वैल्यू। पर इन दोनों का डिस्टेंस हमेशा किससे छोटा रहेगा, एप्सिलॉन से। मॉड्यूलस क्यों लगाते हो सर, मॉड्यूलस यानी कि पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। तो इसी डेफिनेशन को हम इस तरीके से लिखेंगे, नेक्स्ट पेज में आपको लिख के दिखा दे रहा हूं कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन whenever मॉड्यूलस ऑफ x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। तो ये भी लिमिट की डेफिनेशन है। अच्छा, मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी, याद दिला देता हूं। लिमिट x टेंड्स टू a, जैसे जैसे x a की तरफ जा रहा है, वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू a, है ना, f ऑफ x, तो ये अपनी फंक्शनल वैल्यू की तरफ ना जाके लिमिटिंग वैल्यू पे जाता है। इतनी बात आपको समझ में आई। इस f ऑफ a को कुछ लोग L भी कहते हैं, यानी कि लिमिट, है ना, ये क्या कहलाती है, लिमिट कहलाती। तो इसीलिए ये चीज भी मैं आपको लिख के दिखा दूं, यानी कि एफ ऑफ ए असल में क्या है, लिमिट है। ठीक, यानी कि जैसे जैसे ये जैसे जैसे x a की तरफ बढ़ेगा, वैसे वैसे एफ ऑफ एक्स किसकी तरफ बढ़ेगा, L की तरफ बढ़ेगा। इस तरीके से लिखा जाता है। और ये जो इक्वल्स टू है, ये कौन सा वाला इक्वल्स टू है, टेंडिंग इक्वल है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया है आखिरी में, ये कौन सा इक्वल है, टेंडिंग इक्वल है। ठीक, एग्जैक्ट इक्वल नहीं है, इट इज नॉट एग्जैक्ट इक्वल, इट इज नॉट एग्जैक्ट इक्वल। याद रखिए, लिखते इक्वल जैसे हैं, पर भावनाओं को समझिए, भावना है, ये भावना है कि टेंडिंग इक्वल है। जैसे जैसे x a की तरफ जाएगा, वैसे वैसे f ऑफ x अपने लिमिट की तरफ जाएगा, अपनी फंक्शनल वैल्यू के करीब जाएगा। पर ये प्रोसेस कभी खत्म नहीं होगी, निरंतर चलती रहेगी। ठीक, तो वही बात है कि व्हेन दिस डिस्टेंस इज लेस देन एप्सिलॉन, इट इज बेस्ड ऑन दैट x कितना करीब गया है a के। x जितना a के करीब जाएगा, फंक्शन उतना ही फंक्शनल वैल्यू के करीब जाएगा। तो इसी चीज को ऐसे भी लिखा जाता है कि f ऑफ x माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन whenever x माइनस a इज लेस देन डेल्टा, है ना, वेयर एप्सिलॉन एंड डेल्टा बोथ आर पॉजिटिव नंबर। दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव नंबर है, याद रखना, है ना। तो है ना, एंड L is called limit of f of x। लिमिट कहा जाएगा, याद रखिए। ठीक, तो ये लिमिट की एक और डेफिनेशन है। ठीक, इस बात को आपको समझना ही होगा। अच्छा, ये बात और बता देता हूं, ये जो हम लिखते हैं ना, जो a माइनस एच है और जो ये a प्लस एच है, ये दोनों किसके करीब में है, किसके करीब में, किसके करीब में, यानी कि करीब का मतलब जानते हो ना, करीब का मतलब आसपास, है ना, और आसपास का मतलब आप लोग जानते हो पड़ोसी, है ना, और पड़ोसी को हम लोग कहते हैं क्या, नेबरहुड, है ना,
तो हम इनको क्या कहेंगे, नेबरहुड। लेकिन ये किसके नेबरहुड हैं, तो आप बोलोगे ये असल में ए के नेबरहुड हैं, ए से जरा आगे और जरा पीछे, तो ए के नेबरहुड। तो लिमिट की डेफिनेशन में नेबरहुड वर्ड भी आपको किसी किसी बुक में मिल जाएगा, या कोई टीचर नेबरहुड वर्ड का इस्तेमाल करेगा कि जैसे जैसे जो ए है ना, जो ए है वो ए के नेबरहुड में कोई पॉइंट यदि है, उस नेबरहुड के पॉइंट की यदि वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी तो हम उसी पॉइंट को क्या बोल देंगे, लिमिट पॉइंट बोल देंगे। क्या बोल देंगे, लिमिट पॉइंट बोल देंगे। फिर से बात को समझिए, यदि ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने बोला ए, इस पॉइंट पे तो फंक्शन की वैल्यू इनडिटरमिनेट है, लेकिन इसके करीब का कोई पॉइंट है ना, इसके करीब का कोई पॉइंट है, और ये दोनों क्योंकि इसके नेबर हैं और इसके नेबर के जो पॉइंट्स की वैल्यू है वो दोनों नियरली इक्वल आ चुकी हैं, सेम आ चुकी हैं, तो हम बोलेंगे देयरफॉर ए इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट। ए को क्या कहा जाएगा, लिमिट पॉइंट कहा जाएगा, लिमिट पॉइंट ऑफ अ फंक्शन। ठीक, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, और ये जो लिमिट पॉइंट होगा इज प्रेजेंट इन डोमेन, याद रखना। ठीक, लिमिट पॉइंट हमेशा कहां प्रेजेंट होता है, डोमेन में। लिमिट पॉइंट इज प्रेजेंट इन डोमेन। जो लिमिट पॉइंट होता है वो हमेशा किस में प्रेजेंट होता है, फंक्शन के डोमेन में प्रेजेंट होता है। इस बात का आपको याद रखना है। तो ये कुछ बातें हैं लिमिट्स से रिलेटेड जो आपको समझ में आई होंगी। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था इनडिटरमिनेट फॉर्म कुल मिला के कितने होते हैं। ठीक, कुल मिला के 7 फॉर्म होते हैं। इनडिटरमिनेट फॉर्म कुल मिला के कितने होते हैं, 7, जिसमें से 7 में से जो 4 होते हैं वो एल्जेब्रिक होते हैं, है ना, एल्जेब्रिक इनडिटरमिनेट फॉर्म IF। ठीक, और जो 3 होते हैं वो एक्सपोनेंशियल, है ना, एक्सपोनेंशियल यानी कि पावर वाले इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, जहां पे ये था 0/0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, ठीक, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी और 0 इंटू इंफिनिटी। यहां पे क्या क्या था, 1 की पावर इंफिनिटी, है ना, और इंफिनिटी की पावर 0, और क्या था भाई साहब, एक और था कोई सा, याद आ रहा होगा आपको तो अच्छी बात है, 0 की पावर 0, है ना। ये 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म थे, 4 + 3 7, टोटल 7 इन नंबर्स। ये 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म थे, तभी लिमिट हम निकालते थे किसी फंक्शन की। यदि फंक्शन x बराबर a पे जो कि a कोई पॉइंट होगा वहां पे वैल्यू कैसी दे रहा हो, इनडिटरमिनेट दे रहा। तो सर क्या कुछ डिटरमिनेट फॉर्म भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं, कुछ डिटरमिनेट फॉर्म भी होते हैं। वो डिटरमिनेट फॉर्म कौन कौन से होते हैं सर, उनके बारे में तो आप नहीं बताया, इनडिटरमिनेट तो बता दिए। जैसे कल को आपको किसी ने कहा इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, भाई तो बिल्कुल बिना सोचे समझे याद रखें इंफिनिटी। यदि कल को किसी ने बोला इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी, तो बिल्कुल नो डाउट इंफिनिटी आता है। ठीक, यदि कल को किसी ने बोला मान लीजिए इंफिनिटी की पावर इंफिनिटी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इंफिनिटी लिखने में। किसी ने बोला 0 की पावर इंफिनिटी, यार 0 की पावर इंफिनिटी है, यहां पे जो बात हो रही थी वो इंफिनिटी की पावर 0 थी, है ना, इतने बड़े की पावर इत्तू सी, यहां पे तो इत्तू सी की पावर इंफिनिटी, तो जाहिर सी बात है क्या आएगा, इसकी वैल्यू 0 आएगा। ठीक, तो ये भैया डिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, इनको याद रखें, याद रखेंगे तो ही तो काम बनेगा, है ना। ये 3 4, है ना। और फिर एक चीज और बता देता हूं, है ना, इंपॉर्टेंट बात है, असल में बताना जरूरी भी है। कौन सी इंपॉर्टेंट बात, कल को आपको कहा गया लिमिट x टेंस टू, है ना, x टेंस टू इनफाइनाइट a की पावर x, तो इसकी 3 कंडीशन होती है। ये जो आप देख पा रहे हैं सामने, यहां पे जो a है इसको बेस कहा जाएगा, इसको क्या कहा जाता है, बेस कहा जाता है। और ये जो x होता है, इस x को क्या जाता है, एक्सपोनेंट कहा जाता है ना, इतनी बात आप जानते होंगे। अब एक्सपोनेंट क्या होने वाला है, इनफाइनाइट होने वाला है, इतना सबको दिख रहा होगा। अब इनफाइनाइट होते ही यहां पे 3 कंडीशन होगी। कौन सी कंडीशन, यदि आपका बेस यानी कि जो आपका a है, यदि वो 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के बीच में है, तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, लिमिट की वैल्यू 0 हो जाएगी। यदि आपका जो बेस है वो एग्जैक्ट 1 है भाई साहब, एग्जैक्ट 1, तो बताइए एग्जैक्ट 1 की पावर इंफिनिटी, आप बोलोगे सर 1। लेकिन यदि आपका जो बेस है ग्रेटर देन 1 है, a आपका 1 से बड़ा है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। जैसे कि एग्जांपल दे देता हूं, कल को मैंने आपसे बोला 2 की पावर इंफिनिटी, 2 की पावर
इंफिनिटी। तो बताइए ये जो बेस है, बेस आपका कितना है 2 है, इतनी बात आप समझ रहे हैं, और बेस आपका 2 है जो कि ग्रेटर देन 1 है, तो आप खटाक से बोलेंगे भाई साहब इंफिनिटी। और क्यों ना हो ये बताओ, 2 की पावर 2 कितना होता था 4, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 2 की पावर 5 कितना होता है 32, 2 की पावर 6 कितना होता है 64। तो क्या आप देख रहे हो नंबर बढ़ते जा रहा है, तो सोचिए 2 की पावर इनफाइनाइट क्या होगा, इसलिए हमने क्या बोल दिया इनफाइनाइट। अच्छा सर लेकिन ये जीरो वाला तो समझाता हूं। देखो यदि कल को एक और एग्जांपल मैंने आपको कहा कि 1/2 की पावर इंफिनिटी, 1/2 मतलब क्या होता है 0.5, 0.5 होता है ना, डिवाइड करके जानते हो सब, 0.5 है। अच्छा जैसे कि मैंने आपसे कहा 0.5 का स्क्वायर बताओ, तो आप लोग बोलेंगे सर 0.25, 0.025, 5 5 25, हाँ 0.25। बताइए 0.5 बड़ा है कि 0.25 बड़ा है, तो आप बोलेंगे 0.5 बड़ा है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि नंबर छोटा हो गया, स्क्वायर करने पे नंबर छोटा हो गया। यदि इसका क्यूब बोलूंगा तो वो और भी छोटा होता जाएगा। तो 0 और 1 के पास के जो नंबर होते हैं ना, इनका स्क्वायर, क्यूब और पावर 4, पावर 8 करते जाओगे तो ये उतने ही छोटे होते जाएंगे, और छोटे होते होते कहां पहुंच जाएंगे, ये किस ओर पहुंच जाएंगे, 0 की ओर पहुंच जाएंगे। और वो सिर्फ यहां से लेके यहां तक के बीच में होता है। 0 और 1 के बीच के जो नंबर होते हैं उनको यदि आप पावर चढ़ाते जाओ, है ना, यानी कि पावर इनफाइनाइट कर दोगे तो कैसे बदल जाएंगे 0, और एग्जैक्ट 1 रहेगा तो एग्जैक्ट 1 पे बात ये करते हैं। ठीक, इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी। एक बात और, यहां कहीं जगह है क्या, यहां जगह ही नहीं है। चलिए अभी इतना ही है ना, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा, जब तक आज आगे के क्वेश्चंस करते हैं, है ना। तो ये सारी बातें याद रखें। हाँ चलिए, मीनिंग ऑफ x टेंड्स टू a, है ना, x टेंड्स टू a को कैसे लिखते हैं, x टेंडिंग टू a, वेयर ये बात अच्छे से याद होगी आपको कि x कभी भी a नहीं हो सकता। यदि a पे वैल्यू मौजूद होती तो मैं लिमिट थोड़ी निकाल रहा होता, ठीक, a नहीं हो सकता। अच्छा तो यहां पे लिखा हुआ है, जहां पे x क्या है वेरिएबल, आपको पता है नंबर लाइन में जो a है वो तो अपने आप में एक लिमिट पॉइंट है, वो क्या है, एक लिमिट पॉइंट है। और लिमिट पॉइंट असल में कैसा पॉइंट है, मूवेबल है कि नॉट मूवेबल है, तो आप बोलेंगे सर नॉट मूवेबल है, वो मूव नहीं कर सकता। तो कौन मूव करेगा, जो उसकी तरफ बढ़ रहा है लेफ्ट और राइट साइड से x। तो यहीं पे लिखा हुआ है कि x कैसा पॉइंट है भाई साहब, वेरिएबल वाला पॉइंट है, जबकि a कैसा पॉइंट है भाई साहब, कांस्टेंट पॉइंट है जो कि हिल नहीं रहा है। आगे, इफ x एज्यूम्स ए सक्सेशन, सक्सेशन यानी आगे बढ़ना, है ना, x आगे बढ़ रहा है, किसकी तरफ बढ़ेगा, a की तरफ बढ़ेगा। तो a सक्सेशन ऑफ वैल्यूज नियरर एंड नियरर टू a, इट इज सेड टू अप्रोच a। जैसे जैसे x a की तरफ जाएगा उसको मैथ्स की लैंग्वेज में कहा जाएगा कि x इज अप्रोचिंग टू a। x किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, किसकी तरफ बढ़ रहा है, a की तरफ बढ़ रहा है। ठीक, ये सारी लैंग्वेज है, मैथ्स की लैंग्वेज है। देयर इज नो एंड, ध्यान रखिए यही, देयर इज नो एंड टू दिस प्रोसेस ऑफ कमिंग नियरर टू a। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई साहब, यही आपके काम का है। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए कि ये प्रोसेस कभी खत्म नहीं होने वाली। सर x a की तरफ कब पहुंचेगा, कभी नहीं पहुंचेगा भाई, इनफाइनाइट तक चलता जाएगा, ठीक, कभी नहीं खत्म होगी ये प्रोसेस, वो निरंतर a की तरफ बढ़ता रहेगा। इन दिस प्रोसेस, मैंने ये इसके बारे में बताया था आपको, x और a बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर, जैसे जैसे इनके बीच की जो दूरी है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, जीरो नहीं हो पाएगी, जीरो कभी नहीं हो पाएगी, जीरो हो गई तो इनडिटरमिनेट फॉर्म, ये बात तो पता है। ठीक, तो इन दोनों की जो दूरी है उसको जितना चाहे छोटा कर सकते हो। सर क्यों, जितना ज्यादा x और a पास आएंगे जो वैल्यू होगी वो ज्यादा मजबूत होगी, ज्यादा एक्यूरेट होगी, ज्यादा आपके फंक्शनल वैल्यू के करीब होगी। तो ये जितना छोटा होता जाएगा, स्मॉलर एंड कैन बी मेड एज स्मॉल एज वी लाइक, और जितना चाहे उतना छोटा मानो आप उस डिस्टेंस को, उतना छोटा। अब आप बोलोगे सर कितना छोटा माने, तो उसके लिए भी यहां पे लिखा है कि x माइनस ए बिकम स्मॉलर देन, ये इतना छोटा हो जाता है 10 की पावर -2 यानी कि 0.001। अब सोचो 10 की पावर -5, 10 की पावर -10, 10 की पावर -100, इतना छोटा करते जाओ, यानी कि एक सिंगल लाइन के अंदर भी सिंगल लाइन, सोचिए, जो देख नहीं सकते हो, स्कोप लगा के भी ना देख पाओ। एंड फॉर दैट मैटर, लेकिन आप बोलोगे सर ये तो जितना चाहे छोटा सोच सकते हैं, जाहिर सी बात है, मान लो कल को आपने 100 सोचा, किसी ने 200 सोच लिया, 10 की पावर -200, ठीक, माइनस साइन लगाए, नंबर छोटे हो रहे हैं, बड़े नहीं हो रहे हैं ना।
एनी स्मॉलर नंबर विच कैन मे बी नेम, जिसका आप नाम रख पाओ। आपके माइंड में दो बच्चे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक 10 की पावर -10 सोच के कर रहा है, तो एक समझ लीजिए 10 की पावर -20 कर रहा है, तो उससे अंतर क्या आएगा? कोई लिमिट में अंतर आएगा क्या? देखो वो भी बता दे रहा हूं। इसीलिए हमने वी एक्सप्रेस दिस मे बी सेइंग दैट mod x minus a becomes smaller than डेल्टा। तो याद रखना ये डेल्टा यही है, ये जो आप नंबर एज्यूम कर रहे हो ना, तो जब आप थ्योरम करोगे तो अब सामने वाले के मन में, मान लो तुम थ्योरम कर रहे हो, मैं थ्योरम कर रहा हूं ये लेके, लेकिन क्योंकि दोनों ने ही डेल्टा लिखा है तो आंसर तो एक ही आएगा, आंसर एक ही आएगा। आपके मन में चल रहा है 10 की पावर -10 को लेके और मेरे मन में चल रहा है 10 की पावर -100 को लेके, यानी कि डेल्टा इतना छोटा है पर है तो पॉजिटिव नंबर, तो किसी भी हालत में आंसर अपना सेम आएगा। ठीक, वेयर डेल्टा इज एनी आर्बिट्रेरी नंबर, कोई भी एक मन से सोचा हुआ नंबर है विच मे बी एज स्मॉल एज वी प्लीज, जो कि जितना चाहे उतना छोटा हो सकता है। ठीक, तो ये बात याद रखना है। इनका डिस्टेंस जो कम हो रहा है ना, तो ये डिस्टेंस तो हमने क्या माना था? डेल्टा माना था। तो होप सो इतना आपको समझ में आया होगा। अब सबसे पहली बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लिमिट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो हम लिमिट्स में आगे बढ़ ही नहीं सकते। सर क्यों? देखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लिमिट्स ये आपको सिर्फ सिखाता है कि कैसे लिमिट को आपको अप्लाई करना है। सबसे पहली चीज, मान लीजिए ना, मान लीजिए आपके पास, इसको अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स भी कहते हैं ना, टॉपिक का नाम इसका अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स भी है। लोग बात कंफ्यूज होते हैं, इसलिए दोनों बातें बता देता हूं। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स बोलो या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लिमिट्स बोलो, बात एक ही है। ठीक, इसमें सबसे पहली चीज क्या आती है पहले वो बता देता हूं। मान लीजिए कोई दो फंक्शन है, एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, ठीक, और एक जी ऑफ एक्स है। एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और एक जी ऑफ एक्स है। इसकी जब लिमिट ली गई x टेंड्स टू a पे, और इसकी भी उसी पॉइंट पे ली गई लिमिट x टेंड्स टू a पे, और इन दोनों फंक्शन का जो डोमेन है वो सेम है ना, कॉमन डोमेन है। इन दोनों का जो डोमेन है वो कैसा है? कॉमन है। इस बात को प्लीज याद रखें, यानी कि सेम डोमेन है। सर क्यों सेम डोमेन क्यों है? बता रहा हूं, पहले सुनते जाइए। इस फंक्शन की लिमिट आती है l, इस फंक्शन की x जैसे जैसे a की तरफ जाएगा वैल्यू क्या आएगी? l, यानी कि x इज टेंडिंग टुवर्ड्स a, देयरफॉर f ऑफ x इज टेंडिंग टुवर्ड्स इट्स फंक्शनल वैल्यू विच इज राइट नाउ लिमिटिंग वैल्यू l की तरफ। तो इसकी भी वैल्यू मान लीजिए m है। इसी तरीके से x जैसे जैसे a की तरफ जाएगा और gx किसकी तरफ जाएगा? m की तरफ चला जाएगा। अच्छा, और इन दोनों का डोमेन कैसा है? कॉमन डोमेन है, और एक ही पॉइंट पे इनकी लिमिट ली जा रही है। ठीक, अच्छा, तो सर इससे होगा क्या? कॉमन डोमेन का मतलब समझिए, वो इसलिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लिमिट सिखाया जाता है कि जिस दिन मैंने आपसे कहा कि इन दोनों की एक साथ लिमिट काटो, इन दोनों की एक साथ लिमिट काटो, यानी कि f और g की लिमिट एक साथ काटो। अच्छा, ये नोटेशन देखो इस तरीके से लिखा जाता है, पहले इस तरीके से लिखा जाता है, f इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ x। दोनों एक ही वेरिएबल के फंक्शन होने चाहिए। क्यों? क्योंकि एक ही वेरिएबल की बात हो रही है ना, दोनों फंक्शन एक ही वेरिएबल के होने चाहिए। मैं यहां पे लिख देता हूं, नोट करके याद रखना, बोथ फंक्शंस should be of same variable, सेम वेरिएबल फंक्शंस की बात हो रही है यहां पे। ठीक, सेम वेरिएबल, इससे ज्यादा बड़ी बात आपको अभी की भी नहीं जाएगी 11th क्लास में। ठीक, लिमिट x टेंड्स टू a f प्लस जी ऑफ एक्स। इसको पहले देखो कैसे लिखते हैं, कायदे से इसको लिखते हैं। ये लिमिट तो ऐसा कि ऐसी रहेगी x टेंड्स टू a। ठीक, और याद रखना ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट करती हैं। ये दोनों लिमिट कैसी करती हैं? एग्जिस्ट यानी कि क्या होता है? फाइनाइट नंबर होता है। अच्छा, फाइनाइट में जीरो भी आता है, इस बात को ध्यान रखना। अभी बता रहा हूं क्यों। ये x एक बार इसके साथ जाएगा और x एक बार इसके साथ जाएगा, तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है f ऑफ x, ठीक, प्लस g ऑफ x। ये आ गई आपकी मेन बात, है ना। लोग बाग यहां से समझ पाते हैं, मैं जानता हूं, लेकिन उससे पहले की कंडीशन ये है, तो उसको भी याद रखें। लिखने के पैटर्न्स को याद रखें। मैथ्स में जब मात खाता है व्यक्ति, तो वो असल में यहीं पे खाता है। अब लिमिट का अलजेब्रा या लिमिट की फंडामेंटल थ्योरम आपसे क्या कहती है? दैट यू कैन सेपरेट द लिमिट को आप सेपरेट कर सकते हो। लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x के साथ अलग लगा दो, और लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x के साथ अलग लगा दो। बताइए इस चीज की लिमिट कितनी है? l है। इस चीज की लिमिट कितनी है? m है। यानी कि आपको एक बात बताना चाहता हूं कि यदि आप इस स्टेप से डायरेक्ट
इस स्टेप पे आ गए तो भी कोई फर्क नहीं पता चलेगा। क्या पता चलेगा, ये बताना चाह रहा हूं कि यहां पे आपने डायरेक्ट लिमिट रख दी तो आपको जो वैल्यू आएगी ना, वो एक कोई वैल्यू आएगी, मान लो r, कोई वैल्यू आ गई r, ठीक, आपको r वैल्यू आ गई, लेकिन आपको उसके अंदर का पॉइंट क्या पता होना चाहिए। यही फंडामेंटल थ्योरम सिखाती है कि असल में r किसके बराबर होगा, l प्लस m के बराबर होगा। और l प्लस m कहां से आया, l इसकी लिमिट थी और m इसकी लिमिट थी, यानी कि चाहे तो आप एक साथ सॉल्व करके निकाल दो, चाहे तो आप डायरेक्ट निकाल दो, लेकिन जो फाइनल लिमिट आएगी, असल में यदि दो अलग अलग फंक्शन है तो उन दोनों फंक्शंस की अलग अलग लिमिट का एडिशन आपको मिलेगा, यदि उन दोनों फंक्शंस के बीच में क्या है, एडिशन है। उसी सेम प्रकार से अब मैं लिखते जाऊंगा, लिमिट x टेंड्स टू a, यदि दो फंक्शंस के बीच में सब्ट्रैक्शन है तो यहां पे वही बात होगी, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x माइनस g ऑफ x, और लिमिट सेपरेट होगी, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x और माइनस लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x, ठीक। और आप जानते हैं कि जो फाइनल वैल्यू आएगी, असल में इन दोनों के लिमिट के बीच का डिफरेंस मिलेगा हमें, ठीक। यही बात आपको समझानी थी। तीसरा, यदि आप प्रोडक्ट भी करते हैं, यदि आप दो फंक्शंस का प्रोडक्ट भी करते हैं, f इंटू जी करते हैं, ठीक, तो यहां पे भी इसको लिखने का ये तरीका है, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इंटू g ऑफ x, ठीक। ये बात याद रखें, और यहां पे भी लिमिट सेपरेट होगी, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इंटू लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x, ठीक। इस बात का आपको ध्यान रखना है, यानी कि जो फाइनल आंसर आएगा वो असल में इन दोनों की फाइनल लिमिट, लिमिटिंग वैल्यू का प्रोडक्ट होगा। फोर्थ वाली कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि इन दोनों की लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। एग्जिस्ट करती है यानी कि फाइनाइट होगी, और फाइनाइट में कौन आता है, जीरो भी तो आता है फाइनाइट में भैया, माइनस इंफिनिटी से लेके बीच में जीरो और प्लस इंफिनिटी तक के सारे रियल नंबर आते हैं, ठीक। लेकिन माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी नहीं आएगा, से लेकर बोला मैंने, ठीक। इनफाइनाइट मत लिख देना वहां पे कि सर मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट तो इनफाइनाइट आ गई और राइट हैंड लिमिट भी इनफाइनाइट आ गई, तो सर सेम हो गया क्या, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। इनफाइनाइट इज इक्वल टू इनफाइनाइट मत बताने लगना। लिमिट x टेंड्स टू, यहां पे जब क्वोशिएंट फॉर्म आता है यानी कि f इंटू जी, तो इतना तो आप बचपन से सीखते जा रहे हैं कि जाहिर सी बात है नीचे वाला फंक्शन जीरो ना होने पाए। जीरो ना होने पाए का मतलब क्या है कि जब आप उसकी लिमिट निकालो, तो जीरो नहीं होनी चाहिए, यानी कि पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है, तीसरी कंडीशन में भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चौथी कंडीशन में इस बात का ध्यान रखना है कि जीरो नहीं होने पाए, ठीक। क्योंकि यदि जीरो हो गया तो नॉट डिफाइंड का केस आ जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो सर कैसा बोलना चाह रहे हो, ये बोलना चाह रहा हूं कि असल में जो पहले से ये g ऑफ x लिया गया है ना, इसकी लिमिट में जीरो है ही नहीं, जीरो है ही नहीं। कोई फाइनाइट नंबर है, जितने भी माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक के जितने भी नंबर हैं वो फाइनाइट नंबर है, लेकिन जीरो नहीं है। और वो जीरो कब नहीं है, जब उन दोनों को क्या किया जा रहा है, डिवाइड में किया जा रहा है। लेकिन यदि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा है तो जीरो है, लेकिन जब डिवाइड किया जाता है तो उस फंक्शन की लिमिट जीरो नहीं है, क्योंकि यदि लिमिट जीरो हुई तो लिमिट जीरो हुई तो नॉट डिफाइंड वाली केस आ जाएगी, यानी कि इन दोनों फंक्शन की लिमिट साथ में नॉट डिफाइंड हो जाएगी, एक के चक्कर में दूसरा भी मारा जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। तो इसी तरीके को कहा जाता है भाई साहब तरीका। सर ऐसा क्यों बात कर रहे हो, क्योंकि यार मैंने आपको बताया था लिमिट पॉइंट कहां पे होता है, डोमेन पे होता है। यदि डोमेन पे होता है तो आपको ये पता होगा कि जब आप ऐसा पढ़ते थे कि व्हेन p अपॉन q, तो q नॉट इक्वल्स टू जीरो, इसके डोमेन में जीरो होता ही नहीं है। हमारे बनाए गए फंक्शंस में जितने भी अपॉन वाले फंक्शन हैं, जितने भी रेसिप्रोकल फंक्शन है, जितने भी क्वोशिएंट वाले फंक्शन है, उनके डोमेन में जीरो सबसे पहले हट जाता है। जीरो मतलब जीरो बस नहीं, यदि कोई नॉर्मल फंक्शन है जो सिर्फ जीरो से हो रहा है, जीरो से प्रताड़ित हो रहा है, तो उसे हटा दिया जाता है। डोमेन में से हर वो पॉइंट हटाया जाता है क्वोशिएंट वाले फंक्शन में जो कि उसको जीरो बना रहा होता है। कुछ फंक्शन में हो सकता है जीरो भी बना रहा हूं, जैसे मैंने कल को बोला 1 अपॉन x माइनस 2, बताइए इसको किससे खतरा है, जीरो से खतरा है क्या, जीरो से इसको कोई खतरा नहीं है, इसको खतरा है 2 से, क्योंकि 2 माइनस 2 रखते ही यहां पे जीरो हो जाएगा, यानी कि इसके डोमेन में कौन नहीं होगा, 2 नहीं होगा, जीरो होगा, 2 नहीं होगा यहां पे। लेकिन क्योंकि मैं नॉर्मल x लेके चल रहा हूं, सिर्फ नॉर्मल x लेके चल रहा हूं, तो नॉर्मल x के मुताबिक आपको समझा रहा हूं जब से कि जीरो ना हो। तो असल में बात जीरो की नहीं है, आपकी जो लिमिट होनी चाहिए वो नॉट डिफाइंड ना होने पाए, यानी कि फंक्शन के डोमेन में जो वैल्यू नहीं है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक, तभी ये कंडीशन लागू होगी। तो आप लिमिट सेपरेट कर सकते हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में।
ये इस तरीके से एफ ऑफ एक्स होल अपॉन लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स। ठीक, तो जो वैल्यू आएगी वो असल में L बाय M आएगी, प्रोवाइडेड कि M इज नॉट जीरो, किसी भी हालत में M जीरो तो नहीं होना चाहिए। ठीक, पांचवी कंडीशन पे बात करते हैं। कल को आपको किसी ने कहा लिमिट x टेंस टू जीरो 1 बाय एफ ऑफ x रेसिप्रोकल फंक्शन, तो इसमें कोई बात नहीं, आपको पता है नीचे वाला जो फंक्शन है वो किसी भी हालत में जीरो नहीं होना चाहिए, ये हो जाएगा 1 बाय एफ ऑफ x, है ना, x सिर्फ इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 1 अपॉन लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x, इसमें लगेगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन l, जहाँ पे प्रोवाइड किया गया है कि l किसी भी हालत में जीरो ना होने पाए, यानी कि नॉट इक्वल्स टू जीरो, नॉर्मल जब लेके चल रहे हैं, वरना डोमेन में से हर वो पॉइंट हटता है जो उसको जीरो बना रहा होता है कोशेंट के फॉर्म में। सिक्स्थ वाली प्रॉपर्टी बड़ी जरूरी है। मान लीजिए कल को कि x टेंस टू a, यहाँ पे मॉड f ऑफ x दिया हुआ है ना, मॉड f ऑफ x दिया हुआ है, तो मॉड एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, आगे कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, पर अभी से याद रखें मॉड कैसा होता है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, क्योंकि मॉड का जब ग्राफ बनाया जाता है तो वो टूटता नहीं, वो इस तरीके से आता है, ऐसे चला जाता है। देखो क्या मुझे पेन उठाना पड़ा, नहीं उठाना पड़ा, तो मॉड का ग्राफ कंटिन्यूअस ग्राफ है। ठीक, यदि मॉड का ग्राफ कंटिन्यूअस है तो ये टूटता नहीं है, और ऐसे कहने पे इस बात को याद रखना कि मैं मॉड पूरे का ले सकता हूं, यानी कि लिमिट को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x, लिमिट अंदर जाएगी। ठीक, और जो वैल्यू आएगी वो मॉड को लेके ही वैल्यू आएगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या साहब, कि कल को किसी ने बोला साहब कि लिमिट x टेंस टू a जो आपका f ऑफ x था या g ऑफ x था, उसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ गई या फिर माइनस इनफाइनाइट आ गई, तो तुरंत इस बात को आपको इंडिकेशन मिल जाएगा कि जिस दिन आपके दिए हुए फंक्शन की लिमिट इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट आ गई, तो आप बोल सकते हो कि उस फंक्शन का रेसिप्रोकल जब आप लोगे तो वो किस ओर चला जाएगा, जीरो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 1 अपॉन इंफिनिटी जीरो होता है, तो 1 अपॉन जीरो क्या होता है, इंफिनिटी होता है। ये दोनों एक दूसरे को सताते रहते हैं भाई साहब, इस बात का ध्यान रखना। तो यदि ये इंफिनिटी हो गया तो इसका रेसिप्रोकल जीरो हो जाएगा, और यदि ये जीरो हो गया तो इसका रेसिप्रोकल किसी भी हालत में इनफाइनाइट होगा। तो ये कंडीशन भी आपको लिमिट का अलजेब्रा अपने साथ में दे देता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। तो होप सो इतना आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। सबसे पहली मेथड देख लीजिए, ये तो सिंपल मेथड है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना। सबसे पहली मेथड हमारी कौन सी है एवोल्यूशन ऑफ लिमिट्स में, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना। क्योंकि पहला सवाल हमारा क्या था, व्हाट इज लिमिट, फिर दूसरा की लिमिट क्या है, कैसे है, सारे बात कर चुके हैं। अब कैसे लिमिट्स को सॉल्व किया जाए, तो लिमिट्स को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहली मेथड में आ गए डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। सबसे इजी है, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता, ये तो सभी को आती होगी। देखो इसमें आपको, हाँ लेकिन याद रखिए ये जो वेरिएबल पॉइंट है जो कि उस पॉइंट की ओर जा रहा है, ये वेरिएबल पॉइंट जिस पॉइंट की ओर जा रहा है हमेशा याद रखिए वो पॉइंट कहां पे होगा, डोमेन में होगा। और ये डोमेन किसका होगा, दिए हुए फंक्शन का होगा। तो फंक्शन यहाँ पे क्या x+3, यानी कि जो 3 है इसके डोमेन में अवेलेबल है, इसके डोमेन में 3 अवेलेबल है। वैसे तो इसका पूरा का पूरा डोमेन बता देता हूं, इसका डोमेन पूरा रियल नंबर है, इस दिए हुए फंक्शन का डोमेन क्या है, रियल नंबर है। क्योंकि ये कैसा फंक्शन है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल का फंक्शन डोमेन पूरा क्या कहलाता है, पूरा का पूरा रियल लाइन। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है सीधे जहां पे आपका जो वेरिएबल दिया गया उस वेरिएबल की जगह वैल्यू रख दो, नॉट डिफाइंड नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। आप जैसे ही रखोगे तो देखिए 3 + 3 यानी कि 6, इसका आंसर है भाई साहब, याद रखिए। यहां पे देखिए वेरिएबल है ना, यहां पे आप देख पा रहे हो सर यहां पे तो पर्टिकुलर पॉइंट पे नॉट डिफाइंड वाला केस ही नहीं आ रहा है। हाँ नहीं आ रहा है, यही तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है। सर क्या एग्जाम में आएगा, कभी नहीं आएगा। सर क्यों पढ़ा रहे हो, कोर्स में है, कोर्स में था इसलिए बता दिया, पूछा कभी नहीं जाएगा। मेरा काम है कि आपको एक एक पॉइंट्स को क्लियर करते हुए चलना, बस इसलिए मैं सारी बातें बताता जा रहा हूं। ठीक, फटाफट देख लेते हैं। आर की जगह 1 रखते हैं। अच्छा ये तो पता है सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल है, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल है, तो यदि उसका रेडियस 1 हो जाएगा तो बताइए कितना कहलाएगा, 2 पाई, यानी कि एक सर्कल का सर्कमफेरेंस जो एक रेडियस का हो, एक रेडियस का सर्कमफेरेंस है ना, यदि ये r बराबर 1 है और आपको पता है कि सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल होता है कितना, 2 पाई r, तो आप r की वैल्यू रखते क्या बोल देंगे, 2 पाई। समझ में आई बात, यानी कि
एक रेडियस का सर्कल जो होता है उसका सरकमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई होता है, ये आपकी वैल्यू है। अच्छा, जहां पे जो 1 है वो उसकी लिमिट पॉइंट होगी, 1 क्या होगी उसके लिए, लिमिट पॉइंट होगी। याद रखना, वो किस ओर जा रहा है, अपने लिमिट पॉइंट की ओर जा रहा है, इतना याद रखना। ठीक, तो ये इसका आंसर आ गया भाई साहब, 2 पाई, खत्म है ना। छुटकू छुटकू क्वेश्चन है, खटाखट खटाखट। देखो -1 रखते ही, अच्छा फॉर्म चेक करने की आदत जरूर डालो। फॉर्म चेक करने का मतलब क्या है कि पहले लिमिट रख के देख लो कि इनडिटर्मिनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हर क्वेश्चन में देखो, है ना। अच्छा, -1 की पावर 10, कितनों को पता है -1 की पावर में दो बातें होती हैं, या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। ठीक, इवन का केस बता देता हूं। कल को मैंने बोला -1 की पावर 2, तो आप बोलोगे सर यानी कि -1 इंटू -1 यानी कि क्या हो जाएगा 1, तो माइनस साइन एक दूसरे को काट खाएंगे, चाट लेंगे, गायब कर देंगे इवन पावर में। लेकिन ऑड पावर में यदि मैं बोलूं -1 की पावर 3, ठीक, तो आप क्या बोलोगे -1 इंटू -1 इंटू -1, यानी कि इवन वाले तो खा जाएंगे माइनस साइन, लेकिन ऑड वाला छोड़ देगा, तो -1 बचेगा। तो याद रखिए इवन की पावर में हमेशा पॉजिटिव आएगा, जबकि ऑड की पावर में -1 यदि अंदर हुआ तो हमेशा नेगेटिव आंसर आएगा, है ना, 1 का। ठीक, अब यहां पे देखिए इवन पावर, यहां पे ऑड पावर, तो मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन रख रहा हूं भाई साहब। तो -1 की पावर 10 है प्लस -1 की पावर 5 है प्लस 1 होल अपॉन में -1, अरे x की जगह -1 रखना था। ठीक, तो ये इवन पावर वाला है तो क्या हो जाएगा 1, ये ऑड पावर वाला है तो क्या हो जाएगा -1, और -1 आएगा तो माइनस प्लस -1, और ये प्लस का 1 अपॉन में कितना -2 प्लस 1 -1 कैंसिल, बचा कितना -1/2, इसका आंसर आ गया। यहां पे देखो जैसे ही 2 रखोगे, बताइए 2 का स्क्वायर प्लस 2 अपॉन में 2 प्लस 2 यानी कि 4 प्लस 2 अपॉन में 4 यानी कि 6/4 यानी कि 3/2, 2 से काट दिया, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो इसका आंसर आ गया। आगे देखिए लिमिट x टेंड्स टू -1 रखो। अब देखो यहाँ पे एक बात देखना, यहां से लेके यहां तक बताइए कुल मिला के कितनी टर्म्स हैं। सोचिए x की पावर 1 लिखा है कि नहीं लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो भैया आप बोलेंगे यहाँ पे टोटल टर्म्स कितनी है, 10 टर्म्स हैं भाई साहब। 10 टर्म्स हैं तो जाहिर सी बात है 10 टर्म में से 5 ऑड होंगी और 5 इवन होंगी। इस बात में भी मेरे ख्याल से किसी को शक नहीं होना चाहिए। यदि 5 इवन होंगी 5 ऑड होंगी तो बताइए इन सब की जगह मुझे क्या रखना है, -1 रखना है। इस 1 को अलग से लिख रहा हूं प्लस एक -1, ठीक, -1 की पावर इवन वाले अलग होंगे, ठीक, और एक -1 की पावर ऑड वाले अलग होंगे। इतनी बात समझ में आई। 1 प्लस, है ना, इवन वालों को सब में मैंने इन सब में यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, ऑड वालों को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। इवन पावर वाले 1 देंगे, इवन पावर वाले ऑड, है ना, इवन पावर वाले पॉजिटिव 1 देंगे और ऑड पावर वाले -1 देंगे। अब इसमें कमेंट मत कर देना सर इवन में अटक गए हो आप, वो कभी कभी हो जाता है। ठीक, इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे। 5 इवन नंबर है, 5 ऑड नंबर है, तो 5 -1 मिल रहे होंगे और 5 1 2 3 4 5 पॉजिटिव 1 मिल रहे होंगे, है ना। तो ये 5 है, उसको काट देंगे, तो ये इस तरीके से काटा, बचेगा सिर्फ कौन सा 1, ये आंसर 1 आएगा। तो आंसर इसका कितना आ जाएगा 1। यहां पे देखिए -2 रखते ही बताइए हो जाएगा -1/2 प्लस 1/2 अपॉन में -2 प्लस 2। क्या किसी को दिख रहा है 0/0? ये तो 0/0 हो गया सर, नहीं 0/0 नहीं है। दिखेगा क्वेश्चन 0/0 का, पर जरूरी नहीं कि 0/0। एलसीएम लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू -2, ये हो जाएगा 2 प्लस x अपॉन में 2x होल अपॉन में x प्लस 2। ऊपर वाले को देखो भैया कैसे लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं उसको x प्लस 2, ठीक, अपॉन में 2x, और ये वाला x प्लस 2 यहाँ पे आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ठीक, x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा। लिमिट आपकी चली रही है x टेंड्स टू -2, है ना, लिमिट x टेंड्स टू -2, और यहाँ पे क्या है 1/2x, x की जगह -2 सब्स्टिट्यूट करो, 1/2 इंटू -2, तो 1/4 माइनस का, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया भाई साहब। आगे देखो इस क्वेश्चन में 2 रख के देखोगे। अब 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 तो कितनों को पता है 2 की पावर 5 तो कितना होता है भाई साहब 32, है ना, 2 की पावर 32 होता है। तो जाहिर सी बात है एक और 2 मल्टीप्लाई करोगे तो कितने बचे, 3 बचे, है ना, 5 3 8 होते हैं, और ये कितना हो गया 8, यानी कि हमें 32 इंटू 8 करना है। 8 2 जा 16 का 1 कैरी, 8 3 24 25, तो यहाँ पे तो भाई साहब 256 आ रहा है ना। मैंने सीधे 2 की पावर सॉल्व कर दी, -16, ओके, होल अपॉन में 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4,
है ना, और फिर 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 माइनस 4 प्लस यहाँ पे 4 माइनस 9 अपॉन में 2 माइनस 3। ठीक, यहाँ पे से जाएगा 6 में से 6 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 240 है ना, अपॉन में यहाँ पे कितना बचेगा भैया 12 प्लस बताइए यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का 5 अपॉन में माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 12 2 जा 24 0, टेबल याद रख लेना 20 और प्लस का 5 है ना, यानी कि 25। इसका आंसर आ गया 25, कोई नॉट डिफाइंड वाला केस नहीं। 1 डालते ही देखो 1 है तो यार 1 1 1, इतनी तो समझ में आ गए। याद रखना -1 की पावर इवन और -1 की पावर ऑड, इनमें अंतर आता है। ये आपको -1 देगा, ये आपको 1 देगा, लेकिन 1 की पावर इवन और 1 की पावर ऑड ये हमेशा आपको 1 देगा। तो यहाँ पे ये तीनों 1 1 देंगे तो +1 -1 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 1 आ गया भाई साहब। आगे देखो जल्दी से, 3 जैसे ही रखोगे बताइए क्या हो जाएगा 3 × 3 + 1। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 3 + 1 4 × 3, 3 4 जा 12। यहाँ पे जैसे ही रखोगे ये हो जाएगा 1 + 1 अपॉन में 1 + 100। ठीक है ना, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2/101 आंसर हो गया। यहाँ पे जैसे ही 0 रखोगे x की जगह 0 रखना है, तो बचेगा यहाँ पे √a प्लस 2 × 0 0 माइनस ये तो हो जाएगा कितना 3 × 0, ठीक, अपॉन में 3a प्लस 0 माइनस 2 × 0। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पे असल में बचा √a अपॉन में √3a। कितों को छोटी बचपन की क्लासेस याद हैं कि √ab को √a √b यानी कि √b सेपरेट हो सकता है, जैसे लिमिट सेपरेट हो सकती है। तो √a अपॉन में √3 √a लिख सकता हूं, √a से √a कैंसिल, 1/√3 इज योर फाइनल आंसर। आगे पाई जैसे ही रखोगे बताइए क्या आ जाएगा, पाई -22/7। कितों को याद है पाई की वैल्यू भी क्या, हम अप्रोक्सीमेट 22/7 लेते थे, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू बाय द वे याद रखना। तो वैल्यू कितनी आ गई 0, फाइनाइट नंबर। 4 रखते ही 4 4 जा 16 प्लस 3 अपॉन में 4 - 2 यानी कि 2, 6 3 कितना हो जाएगा 9, 19/2 आंसर 19/2। x की जगह 0 रखते ही ये और ये तो निकल लिए, सिर्फ कितना बचा b/1 यानी कि b, इसका आंसर है b। ठीक, यहां पे देखो अब यहाँ पे तो वेरिएबल ही मौजूद नहीं है, तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते हो, कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन का कुछ नहीं उखाड़ सकते हो, 7 आंसर आ जाएगा उसका। -1 रखते ही देखिए पावर ऑड है तो -1 आएगा। ठीक, फिर ये माइनस साइन, फिर 3 × देखिए पावर 1 है और 1 भी कैसा ऑड नंबर है, तो यहाँ पे भी -1 और +1, यहाँ पे गलती मत करना, और ये -1 -1। तो देखिए -1 और ये दोनों माइनस, प्लस कर देंगे 3 + 1। ठीक, ये -1 + 1 कैंसिल, अपॉन में -2 यानी कि माइनस का 3/2, इसका आंसर आ गया भाई साहब। x की जगह 0, ये गया, ठीक, ये गया और ये गया, बताइए क्या बचा √1 प्लस √1 अपॉन में 1। रूट बाहर आ जाएगा 1 से, है ना, सॉरी √1 से कैसे बाहर आ जाएगा, 1 रूट से बाहर आ जाएगा, 1 + 1 अपॉन 1 यानी कि 2/1 है ना, 2/1 यानी कि 2। इतना लो आंसर आ गया इसका। लास्ट स्लाइड भैया, एवेल्युएट इतना। देखिए ये क्वेश्चन मस्त क्वेश्चन है, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, कुछ नहीं करना। देखो y² की वैल्यू दी गई है तो उसको रख दो, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 है ना, ax² प्लस bx की पावर 4 प्लस cx की पावर 5 अपॉन में x²। 0 जैसे रखो, फॉर्म चेक करने की आदत होनी चाहिए। जैसे 0 रखोगे ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, नीचे भी 0, 0/0 फॉर्म आ गया। तो ना ना ना, ऐसा अरेंज किया गया है। देखो सेपरेट करो, क्या सेपरेट करेंगे साहब, अरे डिनोमिनेटर को सेपरेट करो, ax² अब दिखने लग गया होगा, क्या कर रहा हूं bx/4 की पावर x² प्लस cx की पावर 5/x²। तो ये गया, तो यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे से 2 बचेगा और यहाँ पे तो पूरा निकल लिया, सिर्फ कितना बचा a प्लस bx² प्लस cx³ लिमिट x टेंड्स टू 0। लिमिट x टेंड्स टू 0 होते ही ये और ये निकल लेंगे, क्योंकि x इनसे मल्टीप्लाई में है, सिर्फ आंसर कितना आएगा a। ठीक, लास्ट क्वेश्चन देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 1। ठीक, अच्छा a प्लस b प्लस c 0 नहीं, उन्होंने पहले से ही दे के रखा है। ठीक, जैसे ही यहाँ पे 1 करोगे तो ये 1 हो जाएगा, यानी कि a बचेगा, यहाँ b बचेगा, यहाँ c बचेगा, नीचे c बचेगा, b बचेगा, a बचेगा। क्या आपको दिख रहा है क्यों उन्होंने दिया था कि a प्लस b प्लस c 0 नहीं होना चाहिए? क्योंकि यदि वो पहले से ही 0 दे देते तो नीचे वाला नॉट डिफाइंड हो जाता।
अरे नीचे भी जीरो बन जाता, लेकिन जीरो नहीं है तो टेंशन की बात नहीं है, ऊपर भी a प्लस बी प्लस सी, नीचे भी a प्लस बी प्लस सी, कैंसिल, बचा सिर्फ कितना 1। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे रैशनलाइजेशन और अलग मेथड एवल्यूटिंग की, देखेंगे लिमिट्स को कैसे एवल्यूट किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।